तो सुबह से रात तक, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये नॉन मोटराइज्ड व्हीकल एरिया रहेगा, जिसमें बहुत हम उम्मीद करते हैं टूरिस्ट्स भी आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे। और उम्मीद है कि ये बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक शुरू हो जाएगा। वैसे मई में शुरू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक ये शुरू हो जाएगा। ये लागत कितनी है कि सीएम साहब, लागत कितनी है? पहले 76 करोड़ था, अब शायद कुछ बढ़ा हुआ है। लागत अब बढ़ के थोड़ी सी 90 करोड़ हो गई है। सर, इंडिया टुडे आज तक ने एक इन्वेस्टिगेशन करी है कि दिल्ली में लोग जो है वो प्लाज्मा को बेच रहे हैं। 5 लाख से 50,000 रुपए तक प्लाज्मा जो है वो बेचा जा रहा है। क्यों बेच रहे हैं? वो लोग फ्री में दे रहे हैं हम प्लाज्मा। हमारा ILBS में अब स्टॉक 500 से ज्यादा का हो गया है। जो जा रहा है उसको हम फ्री में दे रहे हैं, तो फिर कोई क्यों खरीद रहा है और क्यों बेच रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी जांच होनी चाहिए इसको लेकर के, जो इन्वेस्टिगेशन हमने करी। नहीं, जांच करेंगे हम, लेकिन मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जब जो चीज आपको हम फ्री में दे रहे हैं, वो आप हजारों रुपए दे के क्यों खरीद रहे हो? इधर कोरोना वायरस को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और फैसले में तमाम ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 7 सितंबर तक शेड्यूल तमाम ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने का आज ऐलान किया है। कई रियासतों में सैलाब का खतरा बढ़ने और साथ ही साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अभी फिलहाल माहौल साजगार नहीं है, इसलिए ये फैसला किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होगा कि ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आज ये बड़ा फैसला लेते हुए कई रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को अभी फ़िलहाल मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज अपने आप में एक बड़ा फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दलाल दिए गए थे उसमें कहा गया है कि कई रियासतें खासतौर से बिहार और आसाम में फ्लड सैलाब की सूरत हाल है, इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि ज़िमनी इंतखाबात वहाँ कराए जाएं। इसके अलावा कोरोना वायरस का कहर जारी है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ नया अपडेट आता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा नई तारीखों का, लेकिन सितंबर तक के होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो शेड्यूल थे, उन तमाम ज़िमनी इंतखाबात को फ़िलहाल मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक बड़ा फैसला लिया गया। अब बात करते हैं राजस्थान के सियासी उथल पुथल की। राजस्थान का सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत हुई। राजस्थान के बर्खास्त किए गए नायब वजीर आला सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई 24 जुलाई तक रोकने की हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज देने वाली असेंबली स्पीकर CP जोशी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत की है। अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि क्या चुने गए नुमाइंदे अपनी नाराजगी नहीं जता सकते। अगर नाराजगी को दबाया जाएगा तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा कि वो 24 जुलाई को अपना हुक्म जारी करे, लेकिन ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनहसर करेगा। सुप्रीम कोर्ट आगे की समाअत पीर को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनहसर होगा। अब बीच भंवर में फंस गई राजस्थान की सियासी उथल पुथल। राजस्थान की सियासी उथल पुथल बीच भंवर में इसलिए फंस गई कि कल राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, उसके बाद 24 को कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वो आखिरी फैसला होगा। हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उस फैसले को मानना या उसको अमल करना कोई ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि अब पाला या मसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर या कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार ज़रूर किया है कि हाई कोर्ट में मामले की समाअत चल रही है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाया जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से वकील
कपिल सिब्बल ने यह मुतालबा किया था कि स्पीकर के अपना दायरा इख्तियार है, उस दायरा इख्तियार में अदालत को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम हाई कोर्ट में जो समाअत चल रही है उस समाअत पर सरकार सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि रोक लगाए और स्पीकर के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाए। लेकिन दूसरी जानिब सरकार की तरफ सचिन पायलट के खेमे की तरफ से अपने दलाइल दिए गए और उस दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कहना था कि अभी चूंकि मसला चल रहा है हाई कोर्ट में, इसलिए हाई कोर्ट इस अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुँचाए और फैसला दे, लेकिन वो फैसला अमल में नहीं उस वक्त तक आएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला न दे दे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन कल हाई कोर्ट की तरफ से भी फैसला आएगा। हाई कोर्ट के फैसले का ज़्यादा दारोमदार होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और सुप्रीम कोर्ट जब इस मसले को सुनेगी, अदालत फिर से हाई कोर्ट के फैसले के बाद तब क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इस मामले को समाअत की है, जिसने राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की उस दरखास्त को खारिज कर दिया जिसमें सचिन पायलट के एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन दी गई थी उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उस मसले पर जो हाई कोर्ट में समाअत चले उस पर रोक लगाए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वो भी ज़रूरी नहीं उसको अमल में लाया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। अब ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। इधर बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में आज मुल्जिम मुरली मनोहर जोशी को अपना बयान दर्ज कराना था और बयान दर्ज कराने पहुंचे भी। लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का बयान आज सुबह 11 बजे दर्ज किया जाना शुरू हुआ और इस मौके से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1000 सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। सवालात पूछे जा रहे हैं और मुरली मनोहर जोशी जवाब दे रहे हैं। लेकिन याद रहे कि उमा भारती और कल्याण सिंह का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है और आज मुरली मनोहर जोशी से सवाल किया जा रहा है। और कल इसके बाद जो खबर मिल रही है कि LK आडवाणी जो बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में मुलजिम हैं, उनका बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन आज मुरली मनोहर जोशी का खबर है कि 1000 सवालात हैं। इन 1000 सवालात पर उनसे जवाबात पूछे जा रहे हैं और उनका बयान कलम बंद किया जा रहा है। तो इस वक्त जो हमें खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक कार्रवाई शुरू हुई है 11 बजे और ये 11 बजे की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद से मुसलसल ये कार्रवाई चलती चली जा रही है। सवालात पूछे जा रहे हैं, जवाबात मिल रहे हैं। सवालात के जवाबात मिलने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज समाअत चल रही है। आपको बता दें कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में आज मुरली मनोहर जोशी को अपना बयान दर्ज कराना हो रहा है। इससे पहले उमा भारती अपना बयान रिकॉर्ड करा चुकी है, कल्याण सिंह भी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। लेकिन कल LK आडवाणी की बारी है। कल LK आडवाणी का बयान रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट को ऑर्डर दिया था, हुक्म दिया था कि 31 अगस्त तक इस मामले में समाअत पूरी तरह से मुकम्मल कर ले जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सीबीआई के स्पेशल अदालत हरकत में आई और उसके बाद आनन फानन नोटिस दिया गया। फिर कल्याण सिंह का बयान रिकॉर्ड हुआ, उमा भारती का बयान रिकॉर्ड हुआ। अब मुरली मनोहर जोशी का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इन तमाम पर CRPC की दफा 313 के तहत मुकदमा दर्ज है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत का केस है और शहादत के केस में इन तमाम लीडरान को मुलजिम बनाया गया है। अब देखना है कि सीबीआई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रिएक्शन होता है। इन तमाम चीज़ों पर सबकी नज़र बनी हुई। लेकिन आज मुरली मनोहर जोशी और कल LK आडवाणी की बारी है। इधर बीजेपी लीडर बैजयंत पांडा ने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट के जरिए बॉलीवुड पर इल्जाम लगाया था कि आज भी कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो ISI के राब्ते में। आज पांडा ने मीडिया के सामने इस मसले पर खुद सफाई दी है। क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। मैं ये कहूँगा कि ये तो पता था हमें
पुराने दिनों में बॉलीवुड का बहुत सारे ऐसे माफिया के साथ कनेक्शन था जिन्होंने पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे। बॉलीवुड का फंडिंग भी वहीं से आता था। लग रहा है कि वो कनेक्शन अब तक जारी है, जो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में निकला हुआ है। ऐसे कई बॉलीवुड के जो है हमारे सेलिब्रिटीज़, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं लंदन में, यूएस में, उनके दोस्त हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, वो लोग सोशल मीडिया में सीधी तौर से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहिए। वो लोग जाके पाकिस्तानी जनरल्स के साथ उनका फ़ोटो है, आईएसआई के साथ फ़ोटो है। ये ठीक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनको पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया। मैं बॉलीवुड स्टार्स को यही कहूँगा कि इनको अभी रिनाउंस कर दीजिए, ऐसा लिंक्स तोड़ दीजिए। ये सुशांत राजपूत जो एक्टर जो है, जो इसको मारने के जहाँ काफ़ी जो चर्चा हो रहा है बॉलीवुड में, इसके बारे में आपको क्या? इस पर देखिए, मैं ये कहूँगा कि इंडिया एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है और मेरिट को स्कोप मिलना चाहिए। इधर एयर इंडिया के मुलाजमीन को एक और झटका लगा है। एयर इंडिया के मुलाजमीन के ज़बरदस्त एहतजाज के बावजूद एयर इंडिया ने उनके अलाउंसेस यानी भत्तों में 50% तखफीफ का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियल अहकाम के मुताबिक ये कदम शहरी हवाबाजी वजारत की हदायत पर उठाया गया है और इसे एयर इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अलाउंसेस के ताल्लुक से नया ज़ाब्ता 1 अप्रैल 2020 से नाफिज होगा, 1 अप्रैल 2021 से नाफिज होगा और एयर इंडिया बोर्ड के जायज़ा तक नाफिज रहेगा। माफ़ कीजिएगा, ये 2000 पिछली तारीख से ही नाफिज रहेगा, 1 अप्रैल 2020 से ही, और एयर इंडिया बोर्ड के जायज़े तक ये नाफिज रहेगा। बताया जा रहा है कि अलाउंसेज में तखफीफ का ऐलान सभी मुलाजमीन के लिए है, सिर्फ पायलट और दीगर फ्लाइंग स्टाफ इससे मुस्तस्ना होंगे। उनकी तनख्वाहों और अलाउंसेज यानी IDA, HRA और बेसिक पे से मुताल्लिक़ दीगर भत्ते यकसा रहेंगे। DPI भत्तों के अलावा दीगर भत्तों में तखफीफ की शरह मंजूर भत्ते का 40% होगी। इसमें फ्लाइंग अलाउंस, एग्जीक्यूटिव फ्लाइंग अलाउंस, स्पेशल पे वाइड बॉडी अलाउंस, डोमेस्टिक लो ओवर अलाउंस, चेक अलाउंस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस, एग्जामीज अलाउंस और इजाफी लैंडिंग अलाउंस शामिल है। फ्लाइंग अलाउंस की अदायगी किसी पायलट के ज़रिए 1 महीने में परवाज़ के हकीकी घंटों पर किया जाएगा। हालांकि किसी ख़ास मामले में परवाज़ के लिए दस्तयाब सभी पायलटों को माली साल 2020-21 की पहली सहमाही और दूसरी सहमाही के दौरान महीने में 20 घंटे की परवाज़ या हकीकी परवाज़ घंटों जो भी ज़्यादा होगा उसके लिए तरमीम परवाज़ भत्ता शरह अदायगी पर की जाएगी। इधर बिहार के साथ साथ आसाम में भी सैलाब और बारिश का कहर जारी है। इस बीच बड़ी खबर आसाम से मिल रही है कि आसाम में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन होती जा रही है। अब तक आसाम के 26 अजला बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, जिनमें तकरीबन 26 लाख लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी बुलेटिन में दी गई जानकारी के मुताबिक जहां सैलाब ने अब तक रियासत के 89 लोगों की जान ले ली है, वहीं ज़मीन धंसने के वाक़यात में 26 लोग हलाक हुए हैं। डिब्रूगढ़ के 2 गांव तो पूरी तरह से गर्काब हो गए और यहां रहने वाले 95 ख़ानदान शेल्टर होम में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी जानिब बिहार के 12 से ज़्यादा अजला में सैलाब का पानी तूफान मचाया हुआ है और आम जिंदगी लोगों की पूरी तरह से मुतासर होती दिखाई दे रही। NDRF की टीम आसाम से लेकर बिहार दोनों जगह काम कर रही है। NDRF का कहना है कि आने वाले हफ्ता 10 दिनों तक मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है और ये पानी कुछ ज़्यादा दिनों तक के लिए ठहरा रख सकता है, इसलिए NDRF की टीमें मुसलसल वहाँ सरगर्म रहेंगी। देखिए, बिहार में क्योंकि वो नेपाल के तराई में जो बारिश होती है या वहाँ से बराज से अगर पानी छोड़ा जाता है तो उस पर निर्भर करता है कि बिहार में जो उफान, नदियों में उफान आता है तो उस पर निर्भर करता है। और पिछले 2-3 दिनों में ये बारिश काफ़ी हुई है और इसके चलते बिहार के लगभग सभी रिवर सिस्टम्स में उफान आया है, डेंजर लेवल से ऊपर हैं।
आप इधर से चलें, गंडक ले लें, बूढ़ी गंडक ले लें, कोसी ले लें, कमला बनाल, महानंदा, हर रिवर ने डेंजर मार्क क्रॉस किया हुआ है, इसलिए पानी का फैलाव काफ़ी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी 21 टीमें काम कर रही हैं वो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। और जो अभी स्थिति बनी हुई है फिलहाल ये है कि पानी तो है और लगभग नी डीप पानी कई जगह पर है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में इवैक्यूएशन सिलेक्टिव हो रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो ये तय करते हैं कि कब उनको कैंप में जाना है और उनको परसुएट किया जाता है। अगर स्थिति गंभीर होती है तभी किया जाता है, तब तक जब तक वो लोग खुद इसको संभाल लेते हैं कि नहीं, हम लोग अभी पानी उतना नहीं है कि हम इवैक्यूएट हों, तो उन्हीं के परामर्श से ये काम हो रहा है। असम में इवैक्यूएशन काफ़ी हुआ है। असम में लगभग 30,000 से ज़्यादा या अभी 40,000 तक इवैक्यूएशन हुआ है और वहाँ पानी का जो प्रेजेंस है वो स्टैग्नेशन वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा है। 33 में से लगभग 26 से 30 जिले किसी न किसी तरह से अफेक्टेड हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो असम में वाइड स्प्रेड है, पानी का जो स्टैग्नेशन है, ठहरना है। और बिहार में ज़्यादातर 8 से 10 जिले जो उत्तरी बिहार के हैं वो अफेक्टेड हैं और इन्हीं सभी जिलों में, चाहे असम हो चाहे बिहार के जिले हों, इन सभी जिलों में राहत और बचाव का काम बदस्तूर जारी है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है, इस बार का अंदेशा ऐसा लगता है कि इसमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पानी का ठहराव रहेगा, काफ़ी दिनों तक रहेगा। तो हो सकता है सप्ताह 10 दिन और उससे ज़्यादा आगे तक एनडीआरएफ की टीमें वहाँ तैनात रहें और काम करें। इधर अब बात कोरोना की करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 45,000 मामले सामने आए, जिसके बाद मुतासरा की तादाद 12,38,000 से तजावज़ कर गई। और इस मुद्दत के दौरान सबसे ज़्यादा 1,129 यानी 1,129 अफराद की मौत भी हुई कोरोना वायरस की वजह से। ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है मरने वालों की एक दिन में 24 घंटे के अंदर, जिसकी वजह से अब तादाद मजमूई तौर पर अमवात की तादाद हिंदुस्तान में 29,861 यानी 30,000 के आसपास पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 45,720 केसों की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 12,38,635 हो गई। और इसी मुद्दत के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 29,861 हो गई। ऐसे अरसे के दौरान 29,557 मरीज सेहतमंद हुए। ये खुशाइंद खबर है। और अब तक के 7,82,607 अफराद को कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में राहत मिली है, वो सेहतयाब होकर घरों को लौटे। एक दिन में पहली बार 29,557 अफराद सेहतयाब हुए। एक अच्छी और खुशाइंद खबर है। इस वक्त मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 4,26,167 एक्टिव केसेज हैं। अगर मुख्तलिफ रियासतों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान के हालात पर निगाह डाली जाए तो सबसे मुतासरा महाराष्ट्र में इन्फेक्शन के 10,576 नए मामले दर्ज हुए हैं। तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने कहा है कि आज मरकजी सरकार और कुछ रियासतें कोरोना वायरस को लेकर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने जिस संजीदगी के साथ कोरोना पर काबू पाने की कामयाब कोशिश की है, उस मॉडल को दूसरी रियासतें नहीं अपना रही है। नतीजा यह है कि जो माहिरीन की पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है, ये कुछ रियासतों और मरकजी सरकार की लापरवाही और तसाहुली की वजह से। मुझे लगता है कि भारत की सरकार और कई हमारी राज्य सरकारें कोरोना को लेके बेपरवाह हो रही हैं, वो ठीक नहीं है। आपको याद होगा हम लोगों ने शुरू से इस बात की तैयारी कर रखी थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमको किन सावधानियों को जीवन में उतारना है, ढालना है, कैसी सावधानी बरतनी है। आज दिल्ली सरकार का जो कोरोना से लड़ने का मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं समझता हूं वो नियम और तरीके, वो मॉडल दूसरे राज्यों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए होम आइसोलेशन का नियम है, अब बहुत कहने के बाद उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले उसको लागू किया गया। हम लोग बराबर इसकी डिमांड करते रहे, इसको पहले से वहां करना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा बेड का इंतजाम रखिए जिलों में। कोरोना का ऐप जैसे दिल्ली में जारी हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी जारी होना चाहिए। कम से कम लोगों को कठिनाई ना उठानी पड़े उनको।
इधर बिहार में कोरोना वायरस का कहर जारी है और मुतासरीन की तादाद 30,000 के पार जा चुकी है। वहीं मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अब यह तादाद 208 हो गई है। इस बीच पटना के एम्स की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है और इसमें खबर यह मिल रही है कि 400 नर्सेज ने आज हड़ताल शुरू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले करीब 400 नर्सों ने अपने चंद मुतालबात को लेकर हड़ताल का कॉल किया है और हड़ताल आज से शुरू भी कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि हमने उनके कुछ मुतालबात मान लिए हैं और नर्सेज का कहना है कि हमारे जो मुतालबात, हमारी जो मांग है वो ये है कि हमारी नौकरी, हमारे जॉब्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, नौकरी की सलामती को यकीनी बनाए। हेल्थ इंश्योरेंस भी मुतालबे में उनके शामिल है। साथ ही साथ मुस्तकिल जो मुलाजमीन हैं उन मुलाजमीन की तरह इन्हें भी छुट्टी दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट पे जो नर्सेज काम करें उन्हें भी छुट्टी दी जाए और इस तरह की दीगर जो सहूलियात उन्हें दी जा रही हैं। इन तमाम मांगों को लेकर के पटना एम्स के नर्सों ने हड़ताल आज शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पटना में पटना एम्स जो कि वाहिद सेंट्रल अस्पताल है स्टेट में, जहां बड़े बड़े वीआईपी ज़ेर इलाज हैं, तो उन तमाम के इलाज के साथ साथ कोरोना की इस लड़ाई में भी बहुत भी बुरे अंदाज में इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिहार के पटना की तस्वीर है और पटना से आए पटना के एम्स की तस्वीर है और सच्चाई है कि उनके चंद मुतालबात, नर्सेज को चंद मुतालबात की वजह से ये 400 नर्सेज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली नर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट होल्डर नर्सेज, ये 400 जो एक साथ हड़ताल पर चली गई हैं, अस्पताल का निज़ाम पूरी तरह से दरहम बरहम हो गया।